नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह गुजरात में वडोदरा के करेली बाग में युवा शिविर को संबोधित करेंगे। श्री मोदी ने कंबोडिया के प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल बैठक की। भारत की एक्ट ईस्ट नीति में कंबोडिया की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। दिल्ली के 3 नगर निगमों का रविवार को औपचारिक रूप से विलय होगा। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, वर्ष 2022-23 के साइबर सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए 515 करोड़ रुपए आवंटित। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारत में विदेशी फिल्मों की शूटिंग और सह निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना की घोषणा की। फ्रांस में कान फिल्म महोत्सव में भारतीय मंडप का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आधिकारिक यात्रा पर सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिन्स पहुंचे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने निजी क्षेत्र के चिकित्सालयों से ग्रामीण क्षेत्रों में उपचार केंद्र खोलकर सरकार के प्रयासों को बल देने का आग्रह किया। सोशल मीडिया पर आकाशवाणी समाचार ने एक और उपलब्धि हासिल की। ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर फॉलोअर्स की संख्या 30 लाख हुई। इस्तांबुल में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के 52 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में भारत की निकहत जरीन का मुकाबला थाईलैंड की जितपोंग जुतामास से। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 रन से हराया। समाचार प्रभात में मनोज के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे वडोदरा के करेली बाग में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से युवा शिविर को संबोधित करेंगे। इस शिविर का आयोजन श्री स्वामीनारायण मंदिर कुंडल धाम और श्री स्वामीनारायण मंदिर करेली बाग कर रहे हैं। शिविर का उद्देश्य समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण में अधिक से अधिक युवाओं को शामिल करना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत तथा स्वच्छ भारत जैसी पहल के माध्यम से युवाओं को एक नए भारत के निर्माण में भागीदार बनाना भी इसका उद्देश्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कंबोडिया के प्रधानमंत्री समदेच अक्का मोह सेना पदेई टेको हुन सेन के साथ वर्चुअल बैठक में व्यापार और निवेश, मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग समेत कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग की गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री हुन सेन ने कहा कि कंबोडिया भारत के साथ अपने संबंधों को बेहद महत्व देता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भारत की एक्ट ईस्ट नीति में कंबोडिया की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया। दोनों नेताओं ने मेकॉन्ग गंगा सहयोग ढांचे के तहत क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और त्वरित प्रभाव परियोजनाओं सहित दोनों देशों के बीच मजबूत विकास साझेदारी की समीक्षा की। प्रधानमंत्री हुन सेन ने क्वाड वैक्सीन पहल के तहत कंबोडिया को भारत निर्मित कोविशील्ड टीकों की 3,25,000 खुराकें उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। दोनों नेताओं ने इस वर्ष मनाए जा रहे भारत और कंबोडिया के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ पर एक दूसरे को बधाई दी। इन समारोहों के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंबोडिया के राजा और रानी मां को सुविधाजनक समय पर भारत आने के लिए आमंत्रित किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली के 3 नगर निकायों के एकीकरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली नगर निगम का गठन इस महीने की 22 तारीख को किया जाएगा और दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम 2022 भी उसी तारीख से लागू हो जाएगा। अधिनियम के तहत मौजूदा वार्डों की संख्या 272 को घटाकर 250 कर दी गई है। अधिनियम में प्रावधान है कि केंद्र सरकार नगर निगम की पहली बैठक होने तक निगम की शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत को वर्ष 2047 तक ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए जैव ईंधन 2018 पर राष्ट्रीय नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है। संशोधनों का उद्देश्य जैव ईंधन के उत्पादन के लिए अधिक फीड स्टॉक की अनुमति देना, पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को अगले वर्ष 1 अप्रैल तक आगे बढ़ाना और देश में जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा देना है।
केंद्र सरकार ने सुरक्षा और विश्वास का वातावरण तैयार करने के लिए कई पहल शुरू की हैं और साइबर सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों को ऑनलाइन माध्यम से दूर किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कल नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा से संबंधित दिशा निर्देशों के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के दस्तावेज जारी करते हुए कहा कि साइबर सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए 2019-20 तक 809 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ढांचागत जागरूकता, उपकरण और साइबर स्वच्छता केंद्र स्थापित करने के वास्ते 2022-23 के लिए 515 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन सुरक्षा, विश्वास और जवाबदेही सुनिश्चित करना सरकार के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। देश में तेजी से विकसित हो रहे ड्रोन क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर सृजित होंगे। आने वाले वर्षों में मानव रहित हवाई वाहनों की विभिन्न श्रेणियों के संचालन के लिए 1 लाख से अधिक ड्रोन पायलटों की आवश्यकता होगी। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ड्रोन क्षेत्र में रोजगार के अपार अवसर हैं और ड्रोन के निर्माण और रखरखाव के क्षेत्र में रोजगार के लाखों अवसर पैदा होने जा रहे हैं। भारत को वर्ष 2030 तक ड्रोन वैश्विक हब बनाने की सरकार की महत्वाकांक्षा का उल्लेख करते हुए श्री सिंधिया ने कहा कि सरकार ने इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होंने कहा कि बाजार हितैषी नीति अपनाने, ड्रोन निर्माताओं को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत प्रोत्साहन देने और मांग सृजन पर बल दिया गया है। Both on the manufacturing side, I see this as a huge opportunity. It's an industry which has only a 60 crore turnover today. We put in place a PLI scheme which guarantees it 120 crores in terms of pure incentives only. So double the turnover of today's industry. I see this growing from an investment point of view to close to about 5,000 crores in the next 2 to 3 years. Employment of almost 10,000 direct jobs in this area. But the second most important aspect is the services part of drones. And that services industry, I see that as almost close to a 5 lakh employment generator and close to about a 10 to 15,000 crore industry in the days to come. सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल कान फिल्म महोत्सव में भारतीय मंडप का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफी का पोस्टर जारी किया। श्री ठाकुर ने श्रव्य दृश्य सह निर्माण और भारत में विदेशी फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना की घोषणा की। भारत में विदेशी फिल्मों के सह निर्माण पर $260,000 यानी लगभग 2 करोड़ रुपए तक की अधिकतम सीमा के साथ 30% तक की प्रतिपूर्ति की जा सकती है। उन्होंने कहा कि यदि किसी विदेशी फिल्म की शूटिंग भारत में होती है तो रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 15% अतिरिक्त प्रतिपूर्ति दी जाएगी। इसके लिए कुल $65,000 यानी 50 लाख रुपए तक का प्रोत्साहन व्यय किया जाएगा। I'm delighted to announce that in Cannes, an incentive scheme for audio-visual co-production and shooting of foreign films in India with a cash incentive of up to 30% with a cap of $260,000 and in the case of foreign films when shot in India, an additional bonus with a cap of $65,000 for employing 15% or more manpower in India. श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार भारत को विश्व का कंटेंट हब बनाने, पोस्ट प्रोडक्शन और एवीजीसी सेक्टर में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के अंतर्गत विश्व की सबसे बड़ी फिल्म जीर्णोद्धार परियोजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न भाषाओं की 2,200 फिल्मों को उनकी पहले की भव्यता के साथ पुनर्स्थापित किया जाएगा। भारतीय सिनेमा के गहरे सामाजिक मूल्यों का उल्लेख करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि भारतीय फिल्मों में सामाजिक तथा राष्ट्रीय महत्व के विषयों को संवेदनशील माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि भारतीय सिनेमा केवल 6,000 वर्ष पुरानी सभ्यता की गाथा ही नहीं है और न ही ये 130 करोड़ लोगों की कहानी है, बल्कि ये कैमरे के माध्यम से सुनाई गई मानवीय प्रतिभा, सफलता और नए भारत के विकास की कहानी भी है।
The Indian film industry over the past 110 years has epitomized India's civilization culture of storytelling, from wall paintings to text, from television to theatre, and from reels to virtual reality. We can very proudly say that हमारे पास सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री नहीं, हमारे पास सिनेमा है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर फ्रांस के सेंट ट्रॉपेज में एलार्ड स्क्वायर गए। वहां उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह और महारानी बन्नू पान देई को पुष्पांजलि अर्पित की। महारानी बन्नू पान देई का जन्म हिमाचल प्रदेश के चंबा में हुआ था। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि सेंट ट्रॉपेज का भारत से जुड़ाव 4 पीढ़ियों के बाद भी नहीं टूटा है। महारानी बन्नू पान देई का परिवार सेंट ट्रॉपेज में आज भी बहुत सम्मानित है और इस परिवार ने भारतीय मूल्यों को सहेज कर रखा है। सूचना और प्रसारण मंत्री ने सेंट ट्रॉपेज की महापौर सिल्वी सिरी और उप महापौर एलार्ड फ्रेडरिक को गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। देश में अब तक 191 करोड़ 78 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल लगभग 12 लाख टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को 4 करोड़ 52 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों सहित विशेष वर्ग के लाभार्थियों को 3 करोड़ 16 लाख से अधिक एहतियाती टीके लगाए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह गुजरात में वडोदरा के करेली बाग में युवा शिविर को संबोधित करेंगे। श्री मोदी ने कंबोडिया के प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल बैठक की। भारत की एक्ट ईस्ट नीति में कंबोडिया की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। दिल्ली के 3 नगर निगमों का रविवार को औपचारिक रूप से विलय होगा। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, वर्ष 2022-23 की साइबर सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए 515 करोड़ रुपए आवंटित। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारत में विदेशी फिल्मों की शूटिंग और सह निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना की घोषणा की। फ्रांस में कान फिल्म महोत्सव में भारतीय मंडप का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आधिकारिक यात्रा पर सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडीन्स पहुंचे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने निजी नेत्र चिकित्सालयों से ग्रामीण क्षेत्रों में उपचार केंद्र खोलकर सरकार के प्रयासों को बल देने का आग्रह किया। सोशल मीडिया पर आकाशवाणी समाचार ने एक और उपलब्धि हासिल की। ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर फॉलोअर्स की संख्या 30 लाख हुई। इस्तांबुल में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के 52 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में भारत की निकहत जरीन का मुकाबला थाईलैंड की जितपोंग जुतामास से। और IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 रन से हराया। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। जमैका की राजकीय यात्रा पूरी करने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडीन्स की राजधानी किंग्सटाउन पहुंच गए हैं। गवर्नर जनरल सुश्री डेम सुसान डॉगन ने उनका स्वागत किया। सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडीन्स और भारत के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध हैं और दोनों देश संयुक्त राष्ट्र और राष्ट्रमंडल सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय रूप से बातचीत करते रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। राष्ट्रपति कोविंद का यह दौरा कई कारणों से महत्वपूर्ण है। MOU पर हस्ताक्षर के अलावा राष्ट्रपति कोविंद सेंट विंसेंट और ग्रेनेडीन्स की संसद को संबोधित करेंगे। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से भी भारत सेंट विंसेंट और ग्रेनेडीन्स से जुड़ा हुआ है। भारतीय मूल के लोग 19वीं शताब्दी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में इस द्वीप पर लाए गए थे। उन व्यक्तियों के वंशज अब स्थानीय समुदाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडीन्स की यह पहली राष्ट्राध्यक्ष यात्रा छोटे द्वीप विकासशील देशों के साथ काम करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आकाशवाणी समाचार के लिए किंग्सटाउन से अरुण कुमार सिंह।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आंखों की देखभाल के महत्व के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हैदराबाद में रेटिना इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। श्री नायडू ने कहा कि ग्रामीण भारत में दृष्टिबाधिता में कमी लाने के लिए गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आंखों की देखभाल की मूलभूत सुविधाओं से लैस होना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि निजी अस्पतालों को ग्रामीण क्षेत्रों में अपने केंद्र खोलकर सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाना चाहिए। आकाशवाणी समाचार ने सोशल मीडिया पर एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। आकाशवाणी समाचार के ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts के 30 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं। भारत के लोक प्रसारक को मिले लोगों के विश्वास से साइबर जगत में इसकी लोकप्रियता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। आकाशवाणी से प्रसारित किए गए समाचारों की सत्यता, सटीकता और निष्पक्षता को ट्विटर पर अधिक से अधिक लाइक्स मिल रहे हैं। आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक NV रेड्डी ने श्रोताओं द्वारा आकाशवाणी समाचार पर विश्वास जताने पर उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ये टीम के सामूहिक प्रयासों का ही परिणाम है और ये उपलब्धि श्रोताओं के बीच आकाशवाणी समाचार की विश्वसनीयता को दर्शाती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग 77 भारतीय भाषाओं और बोलियों तथा 12 विदेशी भाषाओं में समाचार प्रसारित करता है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। ये विश्व का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क है। बदलते समय के साथ आकाशवाणी समाचार ने साइबर जगत में अपनी जगह बना ली है और अधिक से अधिक श्रोताओं तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जा रहा है। केरल में स्थानीय निकाय चुनाव में वाम मोर्चा ने 24 वार्डों में जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व में UDF को 12 और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में NDA को 6 सीटें मिली हैं। तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम और कोझिकोड सहित 12 जिलों में मंगलवार को ये उपचुनाव कराए गए थे। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि उपचुनावों के परिणाम जनता के लिए वाम मोर्चा सरकार की विकास नीतियों और कल्याणकारी उपायों का प्रतीक है। झारखंड में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 16 जिलों के 50 ब्लॉकों में आज मतदान हो रहा है। 38,82,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। राज्य चुनाव आयोग और जिला प्रशासन ने दूसरे चरण में 872 पंचायतों के चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस चरण का मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो गया। जम्मू कश्मीर का अनंतनाग जिला प्रशासन अमरनाथ यात्रा को सफल बनाने और यात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक उपाय कर रहा है। अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होगी और 11 अगस्त को संपन्न होगी। अनंतनाग के जिलाधिकारी डॉक्टर पीयूष सिंगला ने आकाशवाणी को बताया कि यात्रियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। पहलगाम मार्ग पर ऑक्सीजन केंद्र स्थापित किए गए हैं। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए पर्वतीय बचाव दल तैनात किए जा रहे हैं। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है। इसके द्वारा सरलता से FSSAI पंजीकरण का आवेदन किया जा सकता है। उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए कर सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए प्रतिदिन ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख नायक नाना साहेब पेशवा द्वितीय को याद कर रहे हैं। उनका जन्म 19 मई 1824 को कानपुर जिले के बिठूर में हुआ था। मराठा साम्राज्य के पेशवा नाना साहिब ने कानपुर में अंग्रेजों से स्वतंत्रता की लड़ाई का नेतृत्व किया। उन्होंने कानपुर में ब्रिटिश गैरिसन को समर्पण के लिए विवश किया और 1857 में कानपुर पर नियंत्रण कर लिया।
जन्म के समय नाना साहेब का नाम नाना गोविंद ढोंढू पंत रखा गया। नाना और उनके भाई को पेशवा बाजीराव द्वितीय ने गोद लिया था क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। नाना साहेब तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ बड़े हुए। पेशवा बाजीराव की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने अगला पेशवा बनने का नाना साहेब का दावा मानने से इनकार कर दिया। नाना साहेब ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए 1853 में अपनी दूत अजीमुल्लाह खान को इंग्लैंड भेजा, लेकिन अजीमुल्लाह खान ब्रिटिश सरकार को पेंशन फिर शुरू करने के लिए नहीं मना सके। नाना साहेब ने ब्रिटिश नीति को चुनौती दी और स्वाधीनता संग्राम में शामिल हो गए। जून 1857 में नाना साहेब ने अपने कमांडर तात्या टोपे के साथ कानपुर में ब्रिटिश ठिकाने पर कब्जा कर लिया, लेकिन एक महीने में ही अंग्रेजों ने नाना साहेब की सेना को हरा दिया और कानपुर पर पुनः कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने नाना साहेब को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के दमन के बाद माना जाता है कि नाना साहेब नेपाल चले गए। ये मालूम नहीं है कि उनका निधन कब, कहां और कैसे हुआ, लेकिन नाना साहेब का साहस आज भी क्षेत्र के लोगों को प्रेरित करता है। इस महान भारतीय स्वाधीनता सेनानी को नमन। खुल गया नया द्वार है, ईशान की झनकार है। सलामी आसमां बादलों में भार है। आज हम क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी पूर्ण तालुकदार को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने चटगांव क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया था। चटगांव मारखाने पर हमले के बाद ब्रिटिश सेना और पुलिस संबंधित क्रांतिकारियों को पकड़ने का प्रयास कर रही थी। उन्होंने 19 मई 1930 को पूर्ण तालुकदार के घर को घेर लिया। माना जा रहा था कि वहां कुछ क्रांतिकारी छिपे हैं। 3 लोगों ने वहां से निकलने का प्रयास किया, लेकिन उनमें से 2 गोलीबारी में वीर गति को प्राप्त हुए। उनमें से एक मकान मालिक पूर्ण तालुकदार थे। इस महान देशभक्त को नमन। स्वाधीनता सेनानी विठल दास वल्लभ दास चंदन को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 19 मई 1930 को हुआ था। वे महाराष्ट्र के वडाला के निवासी थे। उन्होंने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया था। विठल दास 19 मई 1930 को मुंबई के एस्प्लेनेड मैदान में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जनसभा में शामिल हुए थे। ब्रिटिश पुलिस ने जनसभा में शामिल होने से रोकने के लिए स्वयंसेवकों पर लाठियां बरसाई। विठल दास पुलिस की लाठी से गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण घायल विठल दास ने हिम्मत की और एस्प्लेनेड मैदान की जनसभा में शामिल होने के लिए ट्रेन में सवार हो गए, लेकिन रेलगाड़ी में वे बेहोश हो गए और चलती ट्रेन से गिर गए और जनसभा में पहुंचने से पहले ही उनका निधन हो गया। इस महान भारतीय को शत शत नमन। जागी जागी है धरती सारी और जागा जागा है अंबर, जागी जागी है नदियां सारी और जागा जागा है सागर, जागो। हम शहीद गुलाब खान को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया था। कंपनी की सेना ने गुलाब खान को पकड़ लिया और उन पर ब्रिटिश साम्राज्य से बगावत करने का आरोप लगाया। 1857 को गुलाब खान को आजीवन निष्कासन और बेड़ियों में सश्रम कारावास की सजा दी गई। शहीद गुलाब खान को हमारा नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। इस्तांबुल में आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में फ्लाईवेट के फाइनल में आज भारत की निखत जरीन का मुकाबला थाईलैंड की जिटपांग जुटामस से होगा।
52 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले में कल निखत ने ब्राजील की कैरोलिन डी एल्मिडा को 5-0 से हराया था। आईपीएल क्रिकेट में कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 रन से हरा दिया। इसके साथ ही कोलकाता की टीम आईपीएल की प्लेऑफ दौड़ से बाहर हो गई है। प्रतियोगिता में आज शाम 7:30 बजे वानखेड़े स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। और अब एक नजर मौसम पूर्वानुमान पर। दिल्ली में आसमान साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर में बारिश की संभावना है। लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में बारिश होने का अनुमान है। विशाखापत्तनम, हैदराबाद, बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम में 1 या 2 स्थानों पर वर्षा हो सकती है। गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग, आइजॉल, गंगटोक, कोहिमा और अगरतला में बादल छाए रहेंगे। ईटानगर में बारिश हो सकती है। और मनोज, आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी विशाल, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के पद से इस्तीफा देने का समाचार आज के सभी अखबारों ने मुख्य पृष्ठ पर दिया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, निजी कारणों का हवाला देते हुए उपराज्यपाल ने पद छोड़ा। बकौल पंजाब केसरी, राष्ट्रपति को अचानक भेजा इस्तीफा, अब कौन होगा दिल्ली का बॉस। राजधानी दिल्ली में तीनों नगर निगमों के विलय संबंधी अधिसूचना जारी होने को भी अखबारों ने अहमियत दी है। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, 3 नहीं 1 निगम काम करेगा, नाम होगा दिल्ली नगर निगम। 22 मई से 1 हो जाएंगे तीनों नगर निगम। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी पेरारीवलन की रिहाई भी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है, 31 साल बाद राजीव गांधी का हत्यारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिहा। संविधान के अनुच्छेद 142 में मिले विशेषाधिकार के तहत शीर्ष अदालत का फैसला। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल के पार्टी से इस्तीफे को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हार्दिक ने छोड़ी कांग्रेस, विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को बड़ा झटका। मध्य प्रदेश के निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को हरी झंडी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को राजस्थान पत्रिका ने देते हुए लिखा है कि कुल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्ञानवापी परिसर की आंशिक सर्वे रिपोर्ट अदालत में पेश। इसे देते हुए हिंदुस्तान ने लिखा है, वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में आज होगी सुनवाई। संघ मुख्यालय की रेकी मामले में कश्मीर से जैश ए मोहम्मद के आतंकी की गिरफ्तारी का समाचार हरी भूमि ने दिया है। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी को लोक सत्य ने पहले पन्ने पर जगह दी है। वर्ष 2025-26 तक पेट्रोल डीजल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य। मां के गर्भ में मौजूद बच्चों को नागरिकता वापस पाने का हक। इसे बॉक्स में देते हुए अमर उजाला ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को दिया है। भारत की नागरिकता छोड़ते समय पति पत्नी यदि माता पिता बनने जा रहे हो तो उनसे जन्मा बच्चा भारतीय होने का हकदार। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह गुजरात में वडोदरा के करेली बाग में युवा शिविर को संबोधित करेंगे। श्री मोदी ने कंबोडिया के प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल बैठक की। भारत की एक्ट ईस्ट नीति में कंबोडिया की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। दिल्ली के 3 नगर निगमों का रविवार को औपचारिक रूप से विलय होगा। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, वर्ष 2022-23 के साइबर सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए 515 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारत में विदेशी फिल्मों की शूटिंग और सह निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना की घोषणा की। फ्रांस में कान फिल्म महोत्सव में भारतीय मंडप का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आधिकारिक यात्रा पर सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडिन्स पहुंचे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने निजी क्षेत्र के चिकित्सालयों से ग्रामीण क्षेत्रों में उपचार केंद्र खोलकर सरकार के प्रयासों को बल देने का आग्रह किया। सोशल मीडिया पर आकाशवाणी समाचार ने एक और उपलब्धि हासिल की। ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर फॉलोअर्स की संख्या 30 लाख हुई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।